बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीक के लेक्चर में हमने जो है वो मज़ीद सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को जो है वो एक्सप्लोर करना है। और लेकिन हमने वो वाले एल्गोरिदम्स देखने हैं जो कि कुछ बेहतर तरीके से मज़ीद परफॉर्म कर सकें। अभी तक हमने जो सबसे बेहतर एल्गोरिदम देखे हैं उनकी परफॉर्मेंस हमने टाइम के तौर पे जो मुहैया की थी वो एन लॉग एन की फॉर्म में मुहैया की थी। तो अब एन लॉग एन से जो है वो बेहतर क्या है, कैसे बेहतर भी कोई हो सकते हैं। तो हमने इस जो इनकमिंग जो इस वीक के लेक्चर है उसमें हमने इंशाल्लाह ये पढ़ना है। फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह अपना थोड़ा सा टेक्निक्स को स्विच करेंगे और सॉर्टिंग के बजाय हम थोड़े डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ भी मूव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने कौन कौन से एल्गोरिदम्स जो हैं वो अब तक देखे हैं। हमने मर्ज सॉर्ट देखा है, क्विक सॉर्ट देखा है। मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम का रिवर्स केस टाइम है वो एन लॉग एन है बिग O ऑफ। इसी तरह से क्विक सॉर्ट का जो एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम है, क्योंकि ये रैंडमाइज एल्गोरिदम है तो वो भी हमारे पास बिग O ऑफ एन लॉग एन है। तब इससे बेहतर जो है वो क्या हो सकता है। तो इससे बेहतर होने से हमें दो लोगों की अप्रोच पता चल सकती है। कोई कह सकता है कि हाँ जी इससे बेहतर हो सकता है, लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम इससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमने एक स्केल पहले देखा था कि एन लॉग एन से जो छोटी वैल्यूज होती हैं वो एन की होती हैं, और इसी तरह से एन लॉग एन से बड़ी वैल्यूज एन स्क्वायर की हैं। तो हम कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स की तलाश में हैं जो हमें बिग ऑफ एन की शक्ल में जो है वो काम करके दे दें। तो एक एल्गोरिदम देखते हैं स्टिक सॉर्ट, जिसमें हम ये करेंगे कि हमारे पास स्टिक्स होंगी बहुत सारी और हमने उनको तरतीब देना होगा। अब ये एन स्टिक्स हैं हमारे पास और हमने इनको लेंथ के हवाले से तरतीब देना है। तो आपके ख्याल में क्या तरीकेकार इसको हो सकता है, किस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम हमारा एल्गोरिदम है सिंपल इज दैट कि हम इसको टेबल पे गिरा दें। ये हमारे पास मेज है, ये उसकी टॉप है और हम इन सारी स्टिक्स को जो है ना वो टेबल पे गिरा दें। अच्छा, अब क्या आपके ख्याल में ये सॉर्ट हो गई है। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे देखना शुरू करूं तो ये एक ये सेकंड मेरे पास आ गई, ये मेरे पास तीसरी बड़ी चीज आ गई, और इसी तरह से ये मेरे पास चौथी, ये पांचवी एंड सो ऑन। इसको जो है वो मैं चलाती जाऊंगी तो मैं जैसे ऊपर से नीचे आती जाऊंगी मुझे सारी चीजें सॉर्टेड मिल रही होंगी। तो हमने एक ऐसा एल्गोरिदम देख लिया है जो कि सिंपल हमें एक ही लम्हे में यूनिट ऑफ एक यूनिट के अंदर हमें इस पूरी जो स्टिक्स है उनको सॉर्ट करके दे देता है। ठीक है, तो ये कितना इंटरेस्टिंग हो गया है कि सिर्फ बिग ऑफ एन ही नहीं, क्योंकि वन जो है वो एन से भी छोटा है। तो हमें एन के अलावा हमें यूनिट के अंदर जो है वो सॉर्ट करने वाला एल्गोरिदम एक मिल गया है, जो कि हम ऊपर से नीचे उसको अगर देखना शुरू करें तो सारी स्टिक्स आपको सॉर्टेड ही मिलेंगी। और सिर्फ एल्गोरिदम क्या है कि टेबल के ऊपर उसको गिराना है स्टिक्स को। अच्छा, लेकिन आप इससे जो है वो मुतमईन नहीं हुए होंगे, क्योंकि अब सवाल ये हो रहा होगा कि क्या ये भी तरीका हो सकता है कि आप टेबल से नीचे अरे को गिराएंगे तो आपकी अरे सॉर्ट हो जाएगी। तो ये सवाल इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर सवाल ये है कि आपका मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या होना चाहिए, यानी क्या तरीका होना चाहिए जिसके तहत आपको ये देखना है कि एल्गोरिदम कौन सा पिक हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तक आपने जो तरीकाकार इख्तियार किया था, जो आपका मॉडल था उसमें इनपुट अरे जाती थी, आउटपुट भी सॉर्टेड आती थी, और जो ऑपरेशन सिर्फ आप अलाउ करते थे वो कंपैरिजंस होते थे, जिसमें आप ये देखते थे कि क्या 2 इज लेस देन 5 या 5 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट, यानी ये आपके ऑपरेटर सिर्फ ये अलाउ होते थे और आप इन्हीं की बेस के ऊपर फैसला करते थे कि क्या करना है। लेकिन अब पर्टिकुलरली हमने जो ये वाला नया मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन स्टिक सॉर्ट में देखा था, उसमें हमारी इनपुट्स में स्टिक्स थी और आउटपुट में सॉर्टेड स्टिक्स थी, लेकिन वर्टिकल ऑर्डर में। ठीक है, ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, दाएं से बाएं या बाएं से इस तरफ देखते तो आपको सॉर्टेड नहीं मिलती, आप ऊपर से नीचे जा रहे थे और देख रहे थे, या नीचे से ऊपर देखें, वाइस वर्सा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑपरेशन जो आपने अलाउ किए थे वो सिर्फ टेबल के ऊपर उसको स्टिक्स को गिराना, ये ऑपरेशन था, इसमें कोई कंपैरिजन अलाउ नहीं था। तो डिपेंड किस बात के ऊपर कर रहा है कि आपका मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, यानी आप किस तरीके से कंप्यूट कर रहे हैं अपनी चीजों को, क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब फिर उस जब ये बात एक आती है कि कंप्यूटेशनल का मॉडल डिफरेंट हो सकता है, फिर अगला सवाल ये भी आता है कि सही या रीजनेबल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो कौन से होंगे। तो दो मॉडल्स हम जो है ना वो देखते हैं। एक तो हमारे पास जो था वो कंपैरिजन बेस सॉर्टिंग मॉडल है, जो हमने मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में देखा है। और हमें ये पता है कि
ये जो तीनों एल्गोरिदम्स हैं, ये कम से कम इतना टाइम तो लेते हैं, कम से कम, ठीक है, मिनिमम जिसको कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो आपको पता है इंसर्शन सॉर्ट एंड स्क्वायर पे भी चला जाता है, ठीक है। तो कम से कम ये तीनों जो हैं वो इतना तो लेते हैं। अब जो है एक दूसरा मॉडल है जो कि हम स्टिक मॉडल, जो हमने अभी पीछे कंप्यूटेशन स्टिक सॉर्ट के लिए जो हमने किया था, इससे बेहतर एक मॉडल है। जिस मॉडल की टेक्निक्स के अंदर हमारे पास आते हैं काउंटिंग सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट, यानी ये दो एल्गोरिदम्स हैं जो हमने इस वीक में मजीद देखने हैं। और इंटरेस्टिंगली कि ये जो दोनों टाइम लेते हैं वो बिग ऑफ एन लेते हैं। बिग ऑफ एन का मतलब यह है कि ये जो अभी तक हमने कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग मॉडल टेक्निक्स देखी थी, कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम्स देखे थे, उससे बेहतर हमारे पास अभी दो टेक्निक्स और हैं जो कि बिग ऑफ एन की फॉर्म में जो है वो उन टाइम में रन हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बेहतर होने चाहिए असूलन ऊपर वाले एल्गोरिदम से। अच्छा, अब कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में क्या कहते हैं कि जो उसके सपोर्टर्स हैं वो ये कहेंगे कि नहीं, हम एन लॉग एन से तो बेहतर नहीं कर सकते। तो हमें इसका मतलब है कि पहले इस चीज को प्रूव करना होगा, ये देखना होगा कि क्या वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। सो क्या कहते हैं इसमें कि यू वांट टू सॉर्ट एन अरे ऑफ आइटम्स, यू कांट एक्सेस द आइटम्स वैल्यूज डायरेक्टली, यू कैन ओनली कंपेयर टू आइटम्स एंड फाइंड आउट विच इज बिगर और स्मॉलर। ये काम सिर्फ हम कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की क्या टेक्निक है? अब लेट्स से हमारे पास ये आइटम्स हैं। अब आइटम्स जरूरी तो नहीं हो सकता कि वो 2 और 3 वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। आइटम्स तो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। ये छोटा बेबी फेस है, ये पांडा फेस है, ये पैरट है, ये गाड़ी है, ये चाय है, ये पिज्जा है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो ये जो है ना, 6 लेट्स से कि हमारे पास आइटम्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन अब इनको सॉर्ट कैसे करना है? अब कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो पहले तो आपको वैल्यूज पता थी, तो हमें पता था कि 2 इज लेस देन 3, क्योंकि हमने इसके मुतालिक सारी मालूमात हमारे पास हमारे मैथ्स के उससे आती हैं कि 2 पहले आता है, 3 बाद में आता है, तो 2 3 से छोटा होगा। लेकिन अगर आइटम्स हमारे पास इस तर्ज की शक्ल में आ जाते हैं तो फिर अब क्या होगा? तो हमारे पास जाहिर है इनको कंपैरिजन करने का एक ही तरीका है कि जब तक हमें कोई ये बता ना दे कि इनकी तरतीब क्या है, यानी क्या पांडा पैरट से बड़ा है कि नहीं, क्या गाड़ी चाय से बड़ी है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम अपना मसला इस मैजिशियन के पास लेके जाएंगे और वो हमें येस और नो का जो है वो आंसर बताएगा कि ये दोनों आपस में मतलब कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा है। जैसे पिज्जा और चाय का इससे पूछेंगे तो वो मे भी बताया कि चाय बड़ी है या पिज्जा बड़ा है, ठीक है। तो क्या पांडा इज बिगर देन द कार? तो ये अगर यस कहता है तो फिर हम कहेंगे ओके। तो फिर हम पांडा के जो है वो बाद में रख लेंगे, गाड़ी को पहले रख लेंगे। तो और इसी तरह से जब इस तरह के सवाल हम इससे पूछते जाएंगे और ये हमें जवाब देता जाएगा और इवेंचुअली हम अपनी सारी लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे। तो यही हमारा जो है वो एल्गोरिदम होगा, और कंपैरिजन बेस्ड जो है वो इसी तरीके से चल रहे होते हैं। तो अब क्या है, क्विक सॉर्ट में भी हमने यही तरीकाकार देखा था। पिवट सिलेक्ट किया था, पिवट 5 आ गया, फिर 7 से कंपेयर किया, 7 बड़ा था उसको दूसरी तरफ ले गए, 6 को चेक किया, 6 को भी दूसरी तरफ ले गए, 3 को चेक किया, 3 इस तरफ चला गया, 1 एंड सो ऑन, सारे जो इसी तरीके से हमारे चेक हो गए। अब थ्योरम हमारे पास ये कहता है, जो भी हमने बात की थी, कि कोई भी जो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम है, ठीक है, वो कम से कम इतने स्टेप्स लेगा, एन लॉग एन। ये अब हम प्रूव करना चाहते हैं जो क्लेम हमने पहले किया था। इसी तरह से हमने कहा था एक तो डिटर्मिनिस्टिक है, एक रैंडमाइज एल्गोरिदम है जो रैंडम हमने कोई एक सॉर्ट भी बनाया था, वो भी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम था। वो भी जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम के तौर पे भी इतना टाइम लेता है, कम से कम इतना जो है वो लेता है। हम ये बात अपनी प्रूफ करना चाहते हैं कि ये सच्ची बात है कि नहीं, ताकि हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमने इससे बेहतर परफॉर्म करना है। तो इससे बेहतर परफॉर्म करने का मतलब है कि मे बी इसमें या मे बी यूनिट टाइम्स में जो है वो हम अपना काम पूरा कर सकें। तो अब ये सारे सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स ये दो तरह के ही होंगे, या डिटर्मिनिस्टिक होंगे या रैंडमाइज होंगे। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, ये क्वेश्चन है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम सारे जो एल्गोरिदम्स हैं जितने भी अभी तक बने हुए हैं उन सबको पकड़ें कंपैरिजन बेस के, और एक एक करके एनालाइज करें, सबका टाइम चेक करें। और सबका टाइम अगर जो है वो मिनिमम इतना आता है तो फिर हम कहेंगे कि ये थ्योरम बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अगर ये कि इनका नहीं आता तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। लेकिन ये अक्लमंद
जो है ना दानिशमंदाना फैसला नहीं है, ये सही बात नहीं है। इसका हमें कुछ थोड़ा सा ना जनरलाइज वे में सोचना चाहिए। जैसे अभी हमने ये बताया था कि कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम सारे जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर चल रहे होते हैं, बाकी सारा कुछ जो है ना वो उन उनके डिसीजन के ऊपर हो रहा होता है। यानी 2 और 3 जब कंपेयर होंगे तो इसके बाद जो भी डिसीजन होगा तो लेफ्ट और राइट कहाँ जाना है, कितनी अरे बनानी है, इसका फैसला इस कंपैरिजन पे हो रहा होगा। तो हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। तो अब जनरलाइज करने का मतलब ये है कि ये जो सारा काम है ये डिसीजन ट्री की शक्ल में हो रहा है। अब डिसीजन ट्री क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ आप देखें कि आपके पास थी 3 चीजें हैं। लेट्स से गाड़ी है, चाय है और एक ये फेस आपके पास है। 3 चीजें हैं, इनको सॉर्ट करना है। अब आपको पता नहीं है कि किसको पहले लेके जाना है, तो आपके पास आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, जिसने जो मैजिशियन है हमारे पास, वो आपको ये बता रहा है कि ये जो आपका फेस है ये छोटा है गाड़ी से कि नहीं। ठीक है, तो अगर तो ये जो आपका मिशन है वो कहता है यस। अभी हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करें, ठीक है, हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपैरिजन जो एल्गोरिथम्स हैं वो चल कैसे रहे होते हैं। तो अगर तो ये छोटा है इस गाड़ी से, तो फिर अगली चीज क्या होनी चाहिए, अगली चीज ये पता चलनी चाहिए कि क्या, क्योंकि ये छोटा है ना तो ये इस तरफ आ गया। अब चाय जो है वो इससे छोटी है कि नहीं। अगर चाय इससे छोटी है तो वो पहले आ जाएगी, ये बाद में आएगा, गाड़ी एंड पे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी आगे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। चाय छोटी होगी तो क्या आएगा, और अगर चाय बड़ी होगी तो फिर क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जब चाय छोटी है इससे, ये ट्रू था, ये इधर आ गया, इधर आ गया, और ये इससे छोटा था गाड़ी से, बेबी फेस, तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह से नो के केस में जो है ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, बेबी फेस और चाय, और गाड़ी जो है वो एंड पे ही रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पे इधर जब हम इस रास्ते के ऊपर आते हैं, तो जो करेक्शन है मैं बीच में कर रही हूँ कि चाय के साथ भी हमें भी यहाँ पे कंपेयर करना था गाड़ी को, क्योंकि अभी ये फैसला नहीं हुआ कि जो है वो गाड़ी उससे छोटी है कि नहीं। क्योंकि यहाँ आप देखें कि गाड़ी से छोटा जो था ना, वो तो था आपके पास बेबी फेस। तो जब हम इस तरफ आए तो यहाँ पे फैसला हुआ कि चाय जो है वो बेबी फेस से बड़ी है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि अगर वो चाय बेबी फेस से बड़ी है तो क्या वो चाय गाड़ी से भी बड़ी थी कि नहीं। तो अगेन यहाँ पे ये अगर ट्रू हुआ तो वो इस तरफ चलेगी, और अगर चाय उससे भी बड़ी है तो चाय यहाँ पे चलेगी। अगेन इस साइड वाला सारा रूट आप उसी तरीके के ऊपर जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो अब आप ये देखें कि ये एक डिसीजन ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया। डिसीजन ट्री का मतलब क्या होता है कि आप एक ट्री बना रहे हैं जो ऊपर से नीचे तक उसकी जो है वो ब्रांचेस हर नोड के ऊपर जो है वो निकल रही हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, यस और नो, दो ही आपके पास ऑप्शन है। तो अब जब नीचे जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा, इवेंचुअली जो फाइनल आपके लीफ पे पहुंचेंगे, ये जो आपका लीफ है, इस लीफ के ऊपर आपका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये डिसीजन ट्रीज है, यानी आप हर एक एट्रीब्यूट की बेस पे फैसला करते करते इवेंचुअली जब आप एंड पे पहुंचते हैं तो वहां पे आपका डिसीजन जो है वो लाई कर रहा होता है कि वो क्या होगा। अब ये है कि इंटरनल नोड्स हमें पता है कि सिर्फ उनसे यस और नो यही 2 काम होंगे। और जो आपके पास लीफ नोड्स हैं इसके ऊपर आपकी तक ऑल पॉसिबल ऑर्डरिंग्स पड़ी हुई हैं, यानी कि ये जो टोटल है सारी ऑर्डरिंग, अगर 3 आइटम्स हैं आपके पास लिस्ट के अंदर, लेट्स से ये लिख दिया A B C, तो इसकी कितने पॉसिबल जो है वो ऑर्डरिंग्स हो सकती हैं। तो एक ऑर्डरिंग तो ये है, दूसरी ऑर्डरिंग हो सकती है ये, तीसरी जो तीसरा इसका ऑर्डर है वो हमारे पास में भी हो सकता है B A C, चौथा हो सकता है B C A, और पांचवा हमारे पास हो सकता है C A B, और छठा हो सकता है C B A। इसके अलावा कोई एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो अगर 3 आइटम्स हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं। आप ऐसा करें 4 एलिमेंट्स पे बना के देखें। तो जब आप इसको बनाते जाएंगे तो आप जनरलाइज कर सकेंगे कि जो ये टोटल ऑर्डरिंग्स हैं ये 3 फैक्टोरियल हैं, 3 के केस में, 4 के केस में ये 4 फैक्टोरियल है, यानी ये 6 हैं। और ये कितने हो जाएंगे, 6 × 4 24, 24। इसी तरह से 5 और 6 एंड सो ऑन। तो आपके पास जितने आइटम्स होंगे उतनी आपकी टोटल ऑर्डरिंग्स होंगी, और वो जनरलाइज करें तो एन फैक्टोरियल आपके पास जो लीव्स हैं टोटल आपके, वो एन फैक्टोरियल जो है वो होंगे एटलीस्ट। तो अब हम क्या कह रहे हैं, रनिंग एन एल्गोरिथम ऑन ए पर्टिकुलर इनपुट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर पाथ थ्रू द ट्री। तो जब
हमारे पास जो नीचे लीफ नोड्स पे सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, सारे पॉसिबल ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इनमें से हमारे पास जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो एक ही है। जो जो ऑर्डरिंग है, जो कि आपके मैजिशियन ने आपको बताई है, तो सोल्यूशन इनमें से एक ही होगा। लेकिन नीचे एंड के ऊपर सारे पॉसिबल ऑर्डर्स जो है एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो भी सोल्यूशन होगा, लेट्स से ये आपका सोल्यूशन है, तो आप ऊपर से नीचे वो जो पाथ फॉलो करेंगे वही उतना ही उसके एल्गोरिदम का टाइम लग रहा होगा उस पॉइंट पे। अच्छा, अब हमने ये बात कर दी कि कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम्स लुक्स लाइक डिसीजन ट्रीज, और ये हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम अपना जो क्लेम था कि ये कम से कम जो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं, ये एन लॉग एन का जो टाइम है वो ले रहे होते हैं, तो वो हमने प्रूफ करने के लिए इनको जनरलाइज किया, और हमने ये देखा है कि जितने भी इस तरह के एल्गोरिदम्स हैं वो एक डिसीजन ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक ट्री बना लेते हैं। अब जैसे ये हमने जो नॉर्मली हम पिवट सिलेक्शन के ऊपर करते थे, लेट्स से हमने गाड़ी को पिवट कर दिया इन तीन एलिमेंट्स के अरे में से, फिर पिवट के साथ कंपेयर किया बाकी एलिमेंट्स को, बेबी फेस इज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन द कार, तो आपने देखा कि दो डिसीजन हुए इस पिवट के बाद, यस और नो। अगर तो यस होता है तो वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, वो अगर छोटा है, तो अगर वो बड़ा है तो वो राइट साइड पे चला जाएगा। अगेन, अगर जो है वो हमारे पास इस पॉइंट के बाद टी की बारी आएगी, तो क्या टी जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू कार, तो अगर वो ट्रू होता है तो वो उसके लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, अगर वो सही होता है तो वो उसके राइट साइड पे चली जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि पिवट है और इसके साइड पे लेफ्ट और राइट अरेज है। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमने ये राइट साइड के ऊपर जिसको फिक्स कर दिया वो इधर ही है, यानी इतना पोर्शन फिक्स है, वो यहाँ पे दोनों केसेस में इधर ही है। इस डिसीजन के बाद फैसला होता है कि चाय को लेफ्ट या राइट एरे के अंदर जाना है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप डन हो गए, बेस केस तक पहुंच गए हैं, क्योंकि पिवट सिलेक्शन के बाद अगली जो कॉल है वो चाय के ऊपर अलहदा होगी और बेबी फेस पे अलहदा होगी। तो ये तो बेस केस आपको पता है, जब सिंगल बेस केस हो तो वही रिटर्न हो जाता है। तो एक तो ये सॉर्टिंग हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह से इस पर्टिकुलर केस में जहाँ राइट साइड के ऊपर दो एलिमेंट्स चले जाते हैं, तो वहां पे इनके ऊपर दोबारा से कॉल होगा एल्गोरिदम, पिवट सिलेक्ट होगा, पिवट सिलेक्शन के बाद अगर टी पिवट के तौर पे सिलेक्ट होती है तो बेबी फेस का फैसला होगा, और इवेंचुअली अगेन आप बेस केस पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड के एरिया में एक ही एलिमेंट है और कोई रिकर्सिव कॉल फर्दर जो है वो नहीं होगी, और आपके पास ये सोल्यूशन आपके रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो वही सेम जो आपने पीछे देखा है डिसीजन ट्री को, इसको हमने एक्चुअली पिवट सिलेक्शन के तरीकेकार के ऊपर मैप करके बताया कि ये किस तरह से हो रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि रनिंग टाइम क्या होगा पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर, तो वो मैंने जैसे बताया कि इट इज एक्चुअली इक्वल टू द पाथ, जो पाथ अडॉप्ट होता है सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, उस पाथ में जितना टाइम लग रहा है वही जो है वो टोटल टाइम होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द पाथ, टाइम कितना लग रहा है, एटलीस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। अब ये है कि हमने ये देखना होता है कि वर्स्ट केस में क्या हो रहा होगा। अब तो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस डिसीजन के ऊपर फैसला होगा कि उसने कौन सा रूट लेना है। तो अब किस तरह से, जो वर्स्ट केस का मतलब ये है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो कर रहा होगा वो देखना है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें कि वर्स्ट केस के अंदर जो सबसे लंबा ट्री का जो लेंथ बन रही है लॉन्गेस्ट, वो इसकी होगी, और आम रूटीन के अंदर जो भी इसका पाथ होगा वो होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने ये एनालिसिस करना है वर्स्ट केस का, तो सबसे लंबा पाथ जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ हम कहाँ से लेके आए। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पाथ का हमें लेंथ पहले पता होनी चाहिए कि ट्री की जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो सकती है। तो हमने ये देखा है कि ये बाइनरी ट्री था। बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि इस ट्री के अंदर सिर्फ जो है ना दो चाइल्ड थे हर नोड के, है ना, यस और नो की दो ब्रांचेस थी। तो अगर यस और नो की दो ब्रांचेस हों तो हम एक तरीके से एक बात ये कर सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा था कि इसके जो लीव्स हैं वो एन फैक्टोरियल होंगे। ये बात हमने अभी पहले देखी है, लेकिन ये तब है कि जब उसके नोड्स दो होंगे, जो नोड्स के चिल्ड्रन है वो दो होंगे। अब जो सबसे शैलोएस्ट ट्री होगा विद एन फैक्टोरियल लीव्स इज द कंप्लीटली बैलेंस्ड वन। हमने इस बैलेंस ट्री कौन सा है, जिस बैलेंस ट्री किसको कहते हैं, बैलेंस ट्री का मतलब ये है कि सारी नोड्स के ऊपर जो ये है ना, ये पोर्शन बैलेंस है, यानी ये अनबैलेंस ट्री है, अगर मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ तो ये बैलेंस ट्री बन जाता है। ठीक है,
तो अब हम अगर ट्री बैलेंस हो और वो बिल्कुल एंड तक जा रहा हो, एन फैक्टोरियल उसके लीव्स हों, तो उसकी डेप्थ किस तरह से निकाली जा सकती है? तो आप पॉज करके सोचें कि उसकी डेप्थ क्या होगी। सो हमने ये देखा था कि जो उसकी डेप्थ होगी हमारे पास, वो लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल होगी। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? आपको याद हो कि लॉगरिथम क्या होता था कि 64 है, तो कितना दफा आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे अगर लॉग 2 है कि वो इवेंचुअली यूनिट तक पहुंच जाए। तो ये 32, 16, 8, 4, 2 और 1, ये इस तरह से था कि 2 से डिवाइड करे थे। अब यहाँ पे दो ब्रांचेस थी और उसने लीफ नोड्स तक जाना था, तो एन फैक्टोरियल को हम किस तरह से कन्वर्ट करते जाएं कि हम 1 तक पहुंच जाएं। तो आप देखें कि ये वही एग्जैक्टली बात बन रही है जो कि लॉग एन फैक्टोरियल उसकी डेप्थ जो है वो बना रहा है। तो अब इसका मतलब है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसकी जो लेंथ होगी वो एटलीस्ट लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल होगी, क्योंकि ये वर्स्ट केस है, ये मैक्सिमम केस है। जब वो एंड तक जाता है तो फिर क्या होगा? तो अब एन फैक्टोरियल को अगर हम जो है वो थोड़ा सा आसान तरीके से लिखने की कोशिश करें कि लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल क्या है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन को, तो एन फैक्टोरियल इज एक्चुअली इक्वल टू एन ओवर ई रेस टू द पावर एन। यानी हम इस चीज को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पेन कहाँ गया? यानी अगर ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज एन लॉग एन ओवर ई। यानी ये चीज बराबर है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आएगी तो आप ये स्टडी करें कि स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन जो है वो क्या होती है, स्टर्लिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे। तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होता है, और विच इज एक्चुअली अगर आप इसको थोड़ा सा और देख लें तो लॉग अगर डिवाइड हो रहा हो तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, एन लॉग ऑफ एन माइनस एन लॉग ऑफ ई। ठीक है, तो अब अगर ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा अगर, तो ये लॉग जो है वो ओवरऑल क्या होगा? एन लॉग एन ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आपका प्रूफ जो है वो तकरीबन हम उस तक पहुंच गए हैं कि हमने कहा था कि अगर कोई भी किसी भी तरह का कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम होगा, उसको जो कम से कम इतना टाइम तो लाजमी लगेगा। अच्छा, अब हमारे पास थ्योरम हमारा जो था उसको एक दफा देख लेते हैं कि एनी डिटर्मिनिस्टिक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम मस्ट टेक दिस। ये हमने देख लिया है। हमने उसको डिसीजन ट्री के साथ रिप्रेजेंट किया, स्कैन फैक्टोरियल लीस्ट बनाए, और हमने वो कहा है कि इसका वर्स्ट केस टाइम निकालते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारा थ्योरम जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। तो हमने देखा है कि वर्स्ट केस के अंदर भी वो एन लॉग एन स्टेप्स में एटलीस्ट जो है वो जाता है। तो हम ये सबके लिए जनरलाइज कर सकते हैं कि सारे डिसीजन ट्रीज, ऑल डिसीजन ट्रीज विद n फैक्टोरियल लीव्स हैव द डेप्थ ऑफ थीटा ऑफ n log of n। ठीक है, तो उससे फिर आप कंक्लूड ये करते हैं कि जो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं उनका जो वर्स्ट केस अर्निंग टाइम है वो एटलीस्ट ये होगा, कम से कम ये होगा, इससे बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, अब रैंडमाइज एल्गोरिथम की बात करते हैं क्विक सॉर्ट में, तो क्या उस पर भी ये बात ट्रू है कि नहीं? तो सेम कंसेप्ट है, उसी तरीके के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। आप एक्सपेक्टेशन जैसे हमने क्विक सॉर्ट की ली थी, आपको याद हो, और एंड पे हम एन लॉग एन पे पहुंचे थे, तो वहां भी यही होगा। जैसे इस तर्ज के ऊपर आप डिसीजन ट्री बनाएंगे और आपका एंड पे वही टाइम जो है वो निकल आएगा। सो फाइनली हम इसको थोड़ा समराइज करते हैं। अब हमें ये थ्योरम हमने जो दो देखे थे दोनों को हमने प्रूव कर लिया है कि कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम डिटरमिनिस्टिक हो या रैंडमाइज, दोनों जो है वो थीटा ऑफ एन लॉग ऑफ। अब आप ये कहेंगे कि स्टिक सॉर्ट जो है वो किधर गया जो हमने पढ़ा था? क्या हम उस तरीके से नहीं अब इम्प्लीमेंट करेंगे? तो स्टिक सॉर्ट को अगर आप कंपैरिजन बेस्ड तरीके के साथ इन स्टिक्स को कंपेयर करके करना शुरू करेंगे तो फिर आपका वो काम वही हो जाएगा जो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स में होगा। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बात की गई थी कि आप अगर अपना थोड़ा सा देखने का तरीका देख लें कि एल्गोरिथम डिजाइन करने का, तो उससे जो है वो आपके टाइम के ऊपर फर्क आ जाएगा। तो अभी चूंकि हमने जितनी भी एल्गोरिथम देखे हैं वो सारे कंपेयर कर करके चीजों को देखे हैं, तो इसलिए उन सब की जो परफॉर्मेंस है वो कोई एक दूसरे से खास फर्क उनमें नहीं है।
और हम अभी तक इससे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो नहीं लेके आ सके। तो अब हम अगले लेक्चर्स में ये देखेंगे कि इस मॉडल से जो स्टिक्स सॉर्ट है, ये तो हमने वैसे एज एग्जांपल दिया था, कोई ऐसा मॉडल अब हम देखेंगे कि जिसके थ्रू हम इससे बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे।